हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल सक्सेसफुल में। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अपकमिंग एग्जाम यूपी लेखपाल 2020 को देखते हुए हम लोगों की जो एक नया जो बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टारगेट बैच, उसमें हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग आपको इन सब्जेक्ट के अलावा हिंदी और ग्राम विकास, इन दोनों सब्जेक्ट्स की भी तैयारी आपको साथ में करवाएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग हिंदी से। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग हिंदी का पहला चैप्टर, वर्णमाला। तो ये शुरू करते हैं अपन लोग वर्णमाला से। वर्णमाला क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें प्रयोग की जाती हैं, आदि चीजों के बारे में। सबसे पहले वर्णमाला, यानी इसमें दो शब्द अपन लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक तो वर्ण और दूसरी माला। सब लोगों को पता है माला क्या होती है। जैसे मान लो फूलों की माला है, तो कोई एक फूल मिलके पूरी माला नहीं बना देता। ऐसा ही यहाँ पर है, कोई एक वर्ण मिलके वर्णमाला नहीं बनाता। यहाँ बहुत सारे वर्ण आते हैं जो एक व्यवस्थित क्रम में लगे रहते हैं। कहने का मतलब बहुत से वर्ण एक कैसे व्यवस्थित क्रम में, बहुत सारे वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में लगे हों, वो क्या कहलाएगी, वर्णमाला। अब वर्णमाला के जो भाग है, इसमें क्या क्या आता है वो अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले ध्वनि, इसके बाद अपन लोगों का बनता है वर्ण। ध्वनि फिर वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद भाषा। तो वर्णमाला क्या हमने बताया, वर्णों की माला यानी बहुत से वर्ण व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले अपन लोगों का जो ध्वनि है, अपन लोग ध्वनि को समझेंगे, ध्वनि क्या होती है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं ध्वनि से, उसके बाद फिर वर्ण पे जाएंगे, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर भाषा। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन लोग ध्वनि से। ध्वनि का मतलब होता है एक प्रकार का साउंड, एक प्रकार की आवाज, एक प्रकार की साउंड, एक प्रकार की आवाज जो कैसी हो, अर्थ रहित हो, इसका कोई मीन्स ना निकले। जैसे आपने देखा होगा पक्षियों के चहचहाने की आवाज है, या बादलों के गरजने की आवाज है, या ऐसा कहते हैं शिव जी के जो डमरू की आवाज है, वो सारी क्या है अपन लोगों की ध्वनि, जो कैसी होती है, अर्थ रहित। इसके बाद अपन लोग आते हैं वर्ण पर। वर्ण, वर्ण होता है एक प्रकार के अक्षर, जैसे रा हो गया, का हो गया, खा हो गया, जा हो गया, फा हो गया, ये सारे ही क्या है, वर्ण है। सारे ही क्या है, ये अक्षर है। इसके बाद तीसरा शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द होते हैं अक्षरों के जो मिलने से एक जो नया शब्द बनता है। कहने का मतलब जैसे रा हो गया और माँ हो गया। अब राज जो है, इसमें अपन लोग अगर स्वर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आम। तो ये क्या बन गया अपन लोगों का शब्द। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, इसके बाद पद। पद क्या होता है, पद होता है जब अपन लोग शब्दों को
रेखांकित करते हैं। तो शब्दों को अपन लोग रेखांकित करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद। जैसे जैसे हमने बोला अयोध्या के राजा राम। तो जिस शब्द हो गया 1 2 3 तो निकल के क्या है? राम। तो ये सब क्या है? पद है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? जब बहुत सारे शब्द एक पूरा जो उनका अरेंजमेंट एक पूरा एक व्यवस्थित तरीके से रहता है, वो एक अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अर्थ। जैसे राम घर जा रहा है। यहाँ पे देखो वर्ण मिल गए, वर्ण से मिलके एक शब्द बन गया, शब्द से पूरे पद हो गए, और पद से फिर पूरा जो अपन लोग का सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या कहेंगे अपन लोग? वाक्य। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है? जब बहुत सारे शब्द एक व्यवस्थित क्रम में सजे हुए हों, उनको अपन लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य से ही क्या बन जाती है? अपन लोगों की भाषा बन जाती है। जैसे ही एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसके आगे एक सेंटेंस और लिख दे, दो और लिख दे, तीसरा लिख दे, बहुत सारे सेंटेंस लिख के काफी एक कहते हैं अपन लोग एक पैराग्राफ भर दें या एक निबंध ऐसे टाइप का लिख दें, या बहुत सारा एक मटेरियल अपन लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है? अपन लोगों की भाषा। क्योंकि उस चीज तो अपन लोगों को पता लगता है कि वो कैसे लिखी गई है, वो हिंदी में लिखा गया है या अंग्रेजी में लिखा गया है या उर्दू में लिखा गया है, फारसी में लिखा गया है। जब अपन उसको पढ़ते हैं पर्टिकुलर, तो आप लोगों को समझ में आया। तो शुरुआत करते हैं अपन लोग वर्ण से। वर्ण आपके क्रमशः दो टाइप्स के होते हैं। नंबर एक आपका हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। वर्ण आपके क्या हो गए? स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो पलों के क्रमशः ऐसे होते हैं। ये आपके हो गए हैं स्वर। दोस्तों, इन स्वर में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। कोई बुक्स 11 स्वर बताती है, कोई 10 बताती है, कोई 13 बताती है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो ध्यान करना कि अब हम आप लोगों को इस तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को यहीं पे सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। आपको दोबारा ये इनके बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो स्वर हमने बताया छोटा से लेकर राह तक हो गए। क्लियर? कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल स्वर अब अपन लोगों ने देखा कितने हो गए? 13। लेकिन किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है कि स्वर तो कितने होते हैं आपके? 11। और किसी बुक में तो यहां तक लिखा है कि स्वर की संख्या कितनी है? 10। तो ये क्यों होता है? 13 11 10 ये सारी कंफ्यूजन क्यों होती है? आइए अपन लोग क्लियर करते हैं। 13 का तो कौन सा समझ में आ गया कि टोटल 13 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन लोग आते हैं 11 पर। इस स्वरों की संख्या 11 क्यों आती है बुक्स में? तो अपन लोग देखते हैं यहाँ पर दो स्वर होते हैं, अंग और आहा। एक्चुअली दोस्तों, जी अंग और आहा जो दोनों स्वर हैं, इनको स्वर की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। इनको स्वर की श्रेणी से बाहर रखा जाता है क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप में होते हैं। यानी जैसे छोटा आ है,
इसको बोलने के लिए अपन लोगों को किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी छुटा छोटी बड़ी छोटी, इनको बोलने के लिए अपन लोग किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अगर अपन लोग एग्जाम्पल देखें बड़ा आ का, तो अपन लोग का छोटा प्लस छोटा मिलके क्या बन गया, बड़ा। इसमें दोनों स्वर ही हैं। इससे पता लगता है कि स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कोई देख ले, जैसे छोटा ऊ देख लिया तो छोटा ऊ हो गया, और छोटा ऊ दो हो गए तो बड़ा ऊ बन गया, है ना। तो इनको बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे होती है, स्वतंत्र रूप में होते हैं। क्लियर। अब अंग और आहा को क्यों बाहर किया गया, उस पर अपन लोग बात करते हैं। अंग, इसमें आ भी है और ना भी है। इसकी अगर आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो EN बनाया जाता है ना, और आहा को देखेंगे तो AH बनता है, जबकि N यानी ना और H मतलब हाँ, ये दोनों ही क्या है, व्यंजन है। AN यानी ना और AH का H जो है वो है हा है, यहाँ पे N ना निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो दोनों अंग और आहा है, ये दोनों ही व्यंजन की सहायता से बोले जाने वाले स्वर हैं, इसलिए इन लोगों को स्वर की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। तो अब जब ये स्वर की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे तो फिर ये क्या कहाँ रहेंगे, क्या होते हैं, तो इनके लिए पर्टिकुलर कहा गया है कि जो अंग है वो कहलाता है आपका अनुस्वार। अब हम अनुस्वार के बारे में बताएंगे, अनुस्वार क्या होते हैं। इसके बाद आहा, आहा क्या होता है, आहा होता है विसर्ग। आप लोगों ने संधि थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी कभी, विसर्ग संधि होती है, उसमें दो ऐसे लगे रहते हैं, बने रहते हैं ना, उसी को अपन विसर्ग कहते हैं। तो अंग अपनों का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और आहा क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है। और ये दोनों को क्या कहा जाता है एक साथ, अयोगवाह। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है वाह। वाह का मतलब होता है वहन करना, किसी का बोझ उठाना। और अयोग मतलब जो योग्य ना हो। कहने का मतलब ये सारे कैसे हैं, ये अयोगवाह नहीं है, क्योंकि ये वहन कर रहे हैं, ये बोझ उठा रहे हैं, लेकिन इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह, यानी जी वाह जो है, यानी बोझ जो वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको अपन लोग अयोगवाह कहते हैं। तो अनुस्वार अंग हो गया, आहा अपन को विसर्ग हो गए, दोनों क्या कहलाएंगे, अयोगवाह। तो अब अपन लोगों की संख्या कितनी बची है, 11। तो 13 और 11 समझ में आ गया। 11 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों हट गए हैं। इसके बाद 10 भी एक बुक में मैंने पढ़ा था, उसमें 10 लिखा हुआ था, क्योंकि उसमें रिद्ध को हटाया गया था। रिद्ध जो है रा प्लस ई से मिलके बनता है, रा प्लस ई रिद्ध होता है। वैसे एक रिद्ध और भी होता है संस्कृत का, लेकिन अपन लोग अभी हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, तो अपन लोग हिंदी को देखेंगे, उसकी बात नहीं करते हैं। तो रिद्ध को भी कहीं कहीं हटाया गया है। लेकिन अब अगर एग्जाम में आ जाए 13, 11, 10, तो अपन लोग क्या लगाएंगे, वैसे तो ये तीनों ही ऑप्शन में नहीं आएंगे, कोई 11 आएगा या 13 आएगा। 10 को इतना ज्यादा अपन लोग नहीं मानते हैं, 13 और 11। अब अपन लोगों को लेकिन टिक क्या करना है, अपन लोगों को टिक करना है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लोगों को क्या टिक करना है, 11, क्योंकि जो सही संख्या है वो 11 ही है। अंग और आहा को स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इन दोनों को बाहर किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि जो स्वर की संख्या है वो कितनी है, 11 है। अब कंफ्यूज मत होना। इसके बाद अपन लोग देखते हैं, तो जैसा कि अपन लोगों ने देख लिया, कुल स्वर तो हो गया अपन लोगों की 11, क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी प्रश्न एक और आता है कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बता दिया कि कुल स्वर 13 हो गए और मूल स्वर 11 हो गए, दो हट गए, तो अपन लोगों के जो मूल निकल गया वो 11 और कुल 13। लेकिन ऐसा नहीं है, मूल स्वर जो है वो आपके केवल कितने हैं, 4 है। मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, आ, ई, उ और ऋ। ये 4 अपन लोगों के क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। जबकि तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।